Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and a very good morning to all of you, and I'm very sorry the video got delayed क्योंकि I had to re-record it again due to a technical glitch. चलो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 13 सितंबर 2025 की। एंड सोर्स की अगर हम बात करें तो द हिंदू इज द सोर्स, राइट। तो मेजरली देयर वर सर्टेन डाउट्स टू बिगिन विद। अगर हम देखें तो कल की वीडियो में डाउट था विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट टॉपिक विच वी डिस्कस्ड, तो वो रेड आईवी प्लांट के साथ यहाँ पर डील कर रहा था, तो उसको भी यहाँ पर देख लेंगे दोबारा से। एंड देयर वाज अनदर कमेंट विच आई रेड के जहाँ पे बच्चे ने बोला था कि मैम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइट रीडिंग के लिए दे देते हो। सो आई जस्ट से कि लाइट रीडिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं देती। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता भी है उस न्यूज़ में, वो चीज़ों को मेजरली डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो अब कुछ और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, तो वो भी मैं आपको तभी लाइट रीडिंग के लिए देती हूँ, ठीक है। क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइमलाइंस एंड स्टोरीज दैट यू नीड टू बिल्ड। तो अब ऐसा तो नहीं होता कि द टीचर विल गिव यू नो एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट। तो आपकी भी मेहनत जो है वहीं लगी है। अब वो आपकी मेहनत नहीं होगी अगर, तो हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट आई जस्ट से कि इन दैट केस आप खुद से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा बिल्डअप करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता सकती हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है न्यूज़ के थ्रू, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट कवरेज यहाँ पे आपको कंप्लीट तरीके से दे दें, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा से लैग करेगा ही। एंड यूपीएससी जो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि मे बी ऐसा होता है कि आपको कई बार इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो हमें लगते भी नहीं है वो भी पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे आपको क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसे लीस्ट कंसर्निंग टॉपिक जो कि कहीं ना कहीं न्यूज़ में छोटे छोटे छुपे हुए होते हैं ना, तो उनके ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है कि अब आपको समझाओ, है ना। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एफर्ट डाल के चीज़ों को समझते हैं इन डेप्थ, जितना मैक्सिमम कवरेज हो सकता है मैं आपको दूँ, है ना। तो अब बट कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं लैग करती है, वहाँ पे आप जो है खुद से बिल्डअप कर सकते हो। दैट इज़ योर पार्ट टू डू। एंड होमवर्क इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो क्लास, कि अगर आप होमवर्क को कंप्लीट यहाँ पर नहीं करोगे या लाइट रीडिंग वाला पोर्शन अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है। बट ये बोल देना कि मैम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हो, बट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लाइट रीडिंग के लिए बोलते हो, तो ऐसा आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ है। बट चलो, जो भी है सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बट आई नीडेड के आई नीड टू केटर दिस, तो मैं अपना जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। देन सबसे पहले हम कल की न्यूज़ में ये डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्चर्स इन केरला टैप रेड आईवी प्लांट टू डेवलप इनोवेटिव वुंड हीलिंग पैड। तो अब इस न्यूज़ को ना अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो आपका वुंड हीलिंग पैड, दूसरा है आपका रेड आईवी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ में आपको बताया गया कि पहली बार रेड आईवी प्लांट जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया एक्टिवसाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड इसकी परसेंटेज कितनी थी? 0.2% थी। अब एक्टिवसाइड जो है उसकी एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी एंशिएंट टाइम से जो हमारे पास आयुर्वेदा जो है एग्जिस्ट करता था, उसके अकॉर्डिंगली एक्टिवसाइड जब हमने जिस मॉलिक्यूल का नाम आजकल दे दिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो पाया गया है रेड आईवी प्लांट में सबसे पहली बार। रेड अब आईवी के अंदर एक चीज को और पाया गया, दैट इज एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट। अब उसी को ही ब्लेंड किया गया एफडीए द्वारा अप्रूव किए गए पॉलीमर्स के द्वारा। तो पॉलीमर्स जो है वो सिंथेटिकली यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ऑल टुगेदर एक्टिवसाइड, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट एंड ऑल टुगेदर एफडीए अप्रूव्ड पॉलीमर्स। एक तो चीज आपको ये हो गई। अब आपको बता दिया गया कि एक तरह की मेडिसिन जो कि हील कर सकती है एक वुंड को, उसको कंपाइल किया गया है, उसको कंपोज किया गया। दूसरी चीज आती है आपकी वुंड हीलिंग पैड के द्वारा। अब वुंड हीलिंग पैड जो है, अगर आपने देखा होगा, आपको कभी बचपन में चोट लगी होगी, किसी को भी चोट लगी होगी, आपने देखा होगा कि ऐसा एक मैश लाइक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा जाली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि जनरली कॉटन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। उसके ऊपर उसको अब आप कह सकते हो कि वुंड हीलिंग या हीलिंग पैड बोल सकते हो, जो कि इनिशियली कॉटन का हुआ करता था, ठीक है। तो वही अब ऐसा हीलिंग पैड जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया जा रहा है, ताकि कॉटन का आप कह सकते हो एक तरह से ऑल्टरनेटिव की तरह से यूज किया जा सके। अब सिंस नैनो पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं एंड सिंथेटिकली वो भी पॉलीमर्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं, तो अब इसका यूजेज यही होगा कि बहुत ज़्यादा थिन होंगे। तो बहुत ज़्यादा थिन होंगे तो इससे क्या होगा, एक तो मेडिसिन के थ्रू वुंड भी हील होगा, दूसरी चीज़ उसको ब्रीद करने का, वुंड को ब्रीद करने का भी एक मौका मिलेगा, जिस वजह से वो जल्दी से हील हो जाएगा। ये सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया था न्यूज़ के द्वारा।
क्वेश्चन था अब आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव साइड कि वो एक्चुअली में है क्या, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा भी क्या, एक माइन्यूट सी चीज को यहाँ पर डिस्कस करता है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी कह रही थी इलेक्ट्रोस्पिनिंग प्रोसेस के बारे में, एंड ये प्रोसेस जो है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी के साथ डील करता है। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि एक्टिव साइड इज अ टाइप ऑफ फिनाइल इथेनॉइड ग्लाइकोसाइड। दूसरी स्टेटमेंट आपको कह रही थी कि इलेक्ट्रोस्पिनिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू ड्रॉ अल्ट्रा थिन फाइबर्स। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि करेक्ट है। कैसे? अब एक्टिव साइड जो मैंने आपको बताया कि वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वर्ड्स को तोड़कर देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती है। तो इन दैट केस जस्ट बिकॉज आप याद कर पाओ तो फिनाइल, एथेनॉइड एंड ग्लाइकोसाइड, ये 3 वर्ड है। ग्लाइको वर्ड याद रख लीजिए, ये 3 वर्ड हैं। फिनाइल को जनरली अगर मैं आपको याद कराने की बात करूं, घर पे फिनाइल यूज होती है क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ताकि अब कोई जर्म वहां पर प्रिवेल ना कर सके, है ना। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसको लगाकर देखो तो ये क्या होगा, एक तरह से आपको जो है जर्म फ्री वुंड दे देगा, जो वुंड है आपका वो जर्म फ्री रहेगा। दूसरी चीज आती है आपके पास इथेनॉइड, यानी कि इथेनॉल की कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रेजेंस है, ठीक है, जो कि अब अगेन फिर से डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, प्लस वुंड को हील करने का काम भी करेगा, सिंस प्रेजेंस ऑफ हमारे पास ग्लूकोज यानी कि शुगर्स का थोड़ा बहुत सब्सटेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप एक तरह से इसको रट्टा भी लगा सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो मैं इतना बता रही हूँ कि एक्टिव साइड इज अ काइंड ऑफ फिनाइल एथेनॉइड ग्लाइकोसाइड। बस ये वर्ड एक बार आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि अब आप इससे क्या कर सकते हो कि आपका जो वुंड है वो जर्म फ्री है, जल्दी हील करेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोस्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है ताकि अल्ट्रा थिन फाइबर्स बनाए जा सके। वही नेट मेश जो मैंने आपको बोला पट्टी के अंदर यूज होता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर वही पट्टी को हम बनाएंगे तो वो पॉलीमर्स से बनाया गया है, तो सिंथेटिकली बनाया जाएगा, तो वो कॉटन तो नहीं होगा। सिंथेटिकली अगर बनाया गया है उसको, तो इसी तरीके से हमें बहुत ही बारीक से धागों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही बारीक धागे जो हैं अब नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉलीमर्स से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्पिनिंग यहाँ पर बोलते हैं। तो उसको बनाने का एक प्रोसेस क्या है यहाँ पर पिक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि सिंस अब आपकी एक बहुत पतली सी नीडल है, पॉलीमर का सोल्यूशन है, ठीक है, पॉलीमर के सोल्यूशन से आप नीडल के थ्रू पास करा रहे हैं ताकि छोटे छोटे रेशे हमारे पास बनकर आ जाए या स्ट्रैंड्स बनकर हमारे पास आ जाए। अब वही स्ट्रैंड्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए जाएं ताकि वो आप कह सकते हो कि उसमें किसी तरीके से सेप्टिक ना हो पाए। एक तो इसका ये प्रोसेस है। दूसरी चीज ये है कि वो प्रॉपर तरीके से एक पट्टी का रिप्लेसमेंट बन सके, तो उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, तो उसको आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करवाते हो। अब सिंस सिरिंज के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि सिरिंज को अगर आप देखोगे तो वो एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नीडल स्पेसिफिकली हमारे पास किस चीज की होती है, आयरन की जनरली होती है, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही बनाई जाती है। तो अब इससे क्या होता है कि हमारे पास जो अब रेशे यानी कि स्ट्रैंड्स बनकर आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं कलेक्टर प्लेट पे। उसके बाद उसको निट करने के बाद एक वुंड हीलिंग पैड बनाया जाता है, यानी कि पट्टी बनाई जाती है जो कि बहुत बारीक होती है, पतली होती है, वुंड को वो ब्रीदेबल बनाती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। देन आज की न्यूज में सबसे पहली न्यूज है कि सीपी राधाकृष्णन टेक्स ओथ एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज आपको यही बताती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, 15th वाइस प्रेसिडेंट अब इंडिया के, वो इलेक्ट हो चुके हैं। उनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। तो उनकी ओथ जो है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इन द नेम ऑफ गॉड होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको ओथ जो है वो कौन दिलाता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगी, है ना। तो इन दिस केस हमारे पास जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये शपथ ग्रहण करवाया, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर ये डिस्कस हुई। दूसरी चीज क्या है, अब सिंस हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने क्या किया, राज्यसभा मेंबर्स के साथ एक आप कह सकते हो फॉर्मल सी मीटिंग भी की, ठीक है। ऑल्दो सारे पार्टीज के मेंबर्स यहाँ पर नहीं आ पाए, ठीक है, तो जितने भी वहां पर लोग प्रेजेंट थे उनको उन्होंने सिर्फ इतनी ही चीज बोली कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन एंड ऑल टुगेदर मैं चाहता हूँ कि ऑपोजिशन को साथ में लेकर यहाँ पर काम किया जा सके, क्योंकि ऑपोजिशन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी सरकार का, उनको इग्नोर यहाँ पर नहीं किया जा सकता,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट देने के लिए वो अब महात्मा गांधी जी की रेस्टिंग प्लेस राजघाट पर गए। देन सदैव अटल वाजपेयी जी की, अब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रेस्टिंग प्लेस है वहां पर भी वो गए। देन किसान घाट, जो कि अब चौधरी चरण सिंह जी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी भी वो रेस्टिंग प्लेस पर जाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि यानी कि एक ट्रिब्यूट उनको दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताई गई। तो अब हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की हैं। अब सिंस हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है रेस्टिंग प्लेसेस को लेकर, तो हो सकता है मे बी क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है नहीं पूछा जाए, मे बी अब कोई और एग्जाम जो सिंपलर एग्जाम्स है वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर रेस्टिंग प्लेसेस। ठीक है, तो जगजीवन राम जी वीरभूमि, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, राजीव गांधी समता स्थल। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, लाल बहादुर शास्त्री जी विजय घाट। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उनकी रेस्टिंग प्लेसेस यहाँ पे आपको दी गई हैं। महात्मा गांधी जी की बात करें राजघाट, सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री जी विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, देन चौधरी चरण सिंह किसान घाट एंड जगजीवन राम जी समता स्थल, दैट इज प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड न्यूज आपकी कहती है विड्रॉल ऑफ मॉनसून लाइकली टू बिगिन अराउंड September 15। IMD ने ये स्टेटमेंट दी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो अब वापस जाने वाला है लाइकली 15 सितंबर के आसपास। तो इंडिया जो है मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून यानी कि साउथ वेस्ट विंड्स के थ्रू, जिसको हम मानसून भी बोलते हैं, उनके थ्रू होती है। अब चलो मैं आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो अब हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून मतलब साउथ वाले पोजिशन से एंड वेस्टर्न रीजन से ये आती है। यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी बेसिकली हमारे पास 2 ब्रांचेज आती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, एक होती है हमारे पास बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, सो अब मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है लेकर ये विंड्स जो है वो आपस में मिलती हैं समवॉट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां पर चेरापूंजी बेसिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अब क्या होता है हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो अब मॉइस्चर का कंटेंट यहाँ से अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से वो पिकअप करते हुए लैंडलॉक्ड रीजन्स के अंदर जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स की प्रेजेंस है, तो वेस्टर्न घाट्स की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा अब वेस्टर्न साइड है बेसिकली कह सकते हो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे रेनफॉल जनरली होती है, ईस्टर्न साइड जो है वो जनरली सूखा रह जाता है। ठीक है, एंड इसी मॉनसून की वजह से फसल भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है इंडिया की। ऑल्दो इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, बट फसल जो है वो एग्जिस्ट करती है। एंड समवॉट जहाँ पर हमारे पास अब ये वाला रीजन आ जाता है हिमालयन रीजन। ठीक है, तो ये हिमालयन रीजन में अब सिंस आगे नहीं जा पाती क्योंकि हिमालयस जो है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये यहीं पर टकराकर बारिश कर देती हैं। एंड नॉर्थर्न रीजन में बेसिकली अगर आप देखो तो जनरली बारिश होती है, जिसको हम मानसून बोलते हैं। ठीक है, सो अभी मानसून का सीजन जो है जनरली जुलाई अगस्त तक रहता है। इस बार तो मानसून जो है वो ज़्यादा रहा है। सो अब उसकी रिट्रीवल की अगर हम बात करें, यही विंड्स जो है ये वापस भी तो जाएंगी, क्योंकि अब ये विंड्स जो है बेसिकली ट्रैवल क्यों करती हैं। अब गर्मियों का मौसम होता है, इंडिया मेजरली टेम्परेट रीजन में फॉल करता है, तो टेम्परेट रीजन में अब नॉर्दर्न इंडिया में जब हम समर सीजन को विटनेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लो प्रेशर एरिया आ जाता है, एंड जहाँ पर वाटर बॉडीज है हमारी जनरली आप देखोगे कि हाई प्रेशर एरिया आ जाता है। तो विंड्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है। ठीक है, सो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके बारिश हो गई है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया में। अब धीरे धीरे मौसम भी चेंज होता जा रहा है, ठंड की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा मौसम। तो अब ऑल टुगेदर क्या होगा, ये सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। तो हाई प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा एंड लो प्रेशर विंड्स जो है वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देंगी। बट सिंस इनके पास अब कोई मॉइस्चर नहीं है तो बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगी, या बारिश जो है वो नहीं होती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून को लेकर। देन क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट द साउथ वेस्टर्न मानसून ब्रिंग्स ओरोग्राफिक रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स। सेकंड, रेनफॉल इन द साउथ वेस्टर्न मानसून इज यूनिफॉर्म। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। पहली स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है ना। वो कैसे, क्योंकि अब ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। रिलीफ मतलब यानी कि माउंटेन की जनरली यहाँ पर प्रेजेंस होती है। तो मैंने आपको तभी बताया कि वेस्टर्न घाट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे बारिश होती है, जो कि विंडवर्ड साइड हो जाता है, विंड्स को फेस करती है वो। देन लीवर्ड साइड हो जाता है हमारे पास, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर होती ही होती है। दूसरी स्टेटमेंट आपको कह रही है कि यूनिफॉर्म बारिश होती है, तो यूनिफॉर्म बारिश नहीं हो सकती। चलो दोबारा देखते हैं यहाँ पर कि अब आप सपोज कीजिए कि जो विंड्स जो हैं ये ट्रैवल कर रही हैं, है ना। अब यहाँ पर जो विंड्स ट्रैवल कर रही हैं, क्या उनके पास, पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके पास जो मॉइस्चर कंटेंट है क्या वो सिमिलर रहेगा हर जगह पे।
ऐसा नहीं होता है कि जो विंड्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं, सपोज कीजिए यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, अभी तो जब तक वो कोस्टल एरियाज के आसपास हैं तब तक तो वो मॉइस्चर पिकअप कर सकते हैं इधर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से, ठीक है। बट जैसे जैसे करके वो इनर एरियाज में पहुंचते हैं, जो मॉइस्चर के साथ उनका जो आप कह सकते हो कनेक्ट है वो टूट जाता है। तो बारिश जो है वो कभी भी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होती है। तो जनरली हमारे पास एक फैक्ट होता था कि मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता था कि दोनों के दोनों फ्रंट्स जो है आपस में या करंट्स जो है मिलते थे। करंट्स भी क्या, दोनों के दोनों टाइप्स की विंड्स जो है वो आपस में वहां पर मिलकर टकराती थी एंड बारिश होती थी। तो क्या मौसम के बराबर लेह लद्दाख में कभी बारिश हुई है? चलो लद्दाख तो छोड़ो, आप कह सकते हो हिमाचल वाले रीजन में या पंजाब वाले रीजन में कभी इतनी हर साल बारिश होती है मानसून की वजह से? नहीं होती। यूपी वाले रीजन में भी इतनी नहीं होती। तो कभी भी अगर आप कहो कि साउथ वेस्टर्न मानसून या कोई भी मानसून जो है या किसी तरह का भी जो रेनफॉल है वो कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। एंड यूनिफॉर्मिटी जनरली कहाँ पे होती है, उसके पीछे के रीजन और भी हमारे पास होते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप फॉल कर रही है कोई भी कंट्री, प्लस अगर वो आइलैंड नेशन है तो इन दैट केस अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब जैसे हम आप कह सकते हो कि अमेज़न फॉरेस्ट की बात, रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनका अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पर अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाँ कि जो बारिश है वो डेली लेवल पे होती है, बट यूनिफॉर्मिटी वहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। सो सेकेंड स्टेटमेंट ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन स्टेटमेंट ही बनती है। तो डिटेल आंसर्स के लिए आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। सेकंड, इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट्स रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी सेज पीएम मोदी। तो अब ज्ञान भारतम मिशन सरकार के द्वारा ना लॉन्च किया गया था। अब इंडिया के अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो ये न्यूज आपको कहती है कि इंडिया के अंदर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और यही मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है ना बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज कॉपी कर लेते हैं एंड देन दे से कि इट बिलोंग्स टू देम, बल्कि वो एक एंशियंट या आप कह सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। डिजिटलाइज करने का मतलब कि इनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो ये सिक्योरिटी जब होगी तब कल को अगर इन्हें कोई कॉपी करेगा कि एटलीस्ट वील हैव द प्रूफ, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरी चीज कि इंडिया का जो कल्चर है उसे वर्ल्ड लेवल पे पोर्ट्रे करने के लिए डिजिटलाइजेशन जो है इजी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, बट इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी, तो एक स्पेशल एक्सेस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। बट ऑल टुगेदर जो 1 करोड़ में से 10 लाख ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक कर दी जा चुकी हैं डिजिटलाइज, ठीक है। बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी धीरे धीरे करके अब डिजिटलाइज की जाएंगी। उसके लिए पोर्टल जो है ज्ञान भारतम पोर्टल, उसे लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। एंड इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज दैट इज थाईलैंड, वियतनाम एंड मंगोलिया, जिनके साथ इंडिया एंशिएंट टाइम से अपनी टाइज को शेयर करता है वाया डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट यू कैन से टेक्निक्स, जैसे बेसिकली ट्रेड भी हुआ करता था। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनका भी यहाँ पर वर्णन करती हैं या उनके बारे में भी यहाँ पर बताती हैं। तो इन कंट्रीज ने भी इंडिया की यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन में हेल्प की है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में वो भी कंट्रीज हेल्प कर रही हैं। देन क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट पहले क्या कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ज्ञान भारतम मिशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इंटीग्रेटेड AI, OCR एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज फॉर स्मार्ट एक्सेस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो दोनों चीजें जनरली मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है, कि मैंने आपको बोला कल्चरल टाइज शेयर करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे पिक्चर में आएगी, राइट। तो नोडल मिनिस्ट्री वही होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या AI का जमाना जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो उस चीज को भी हमें जरूरत होती है। तो अगर हम उससे सिक्योर करना चाहते हैं इन सब चीजों को या मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तो हम उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड AI के साथ यूज करेंगे। एंड OCR जो है बेसिकली आपको हेल्प किस चीज में करेगा कि आप इन्हीं टेक्स्ट को कॉपी कर सको, ठीक है, ताकि आप इजीली इसे कॉपी करके कोट कर सको। सो ऑल टुगेदर अब सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। एंड इन डिटेल आपको ये ज्ञान भारतम मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से दे दी गई है, इसे PDF में पढ़ लीजिएगा। देन नेवीज लेटेस्ट बेस INS अरावली कमीशनड इन गुरुग्राम। अब क्या आप इसको मान सकते हो कि नेवी की बात कर रहे हैं एंड गुरुग्राम में INS अरावली कमीशन कैसे हो सकती है? ये तो लैंडलॉक्ड एरिया है। एक सिंपल सा आंसर है कि एक तरह से ये एक रिमोट ऑफिस की तरह काम करेगा नेवी के लिए। बेसिक आइडिया इसके पीछे का क्या है कि एक टेक्नोलॉजिकल हब
बनाया जा सके फॉर द नेवी स्पेसिफिकली, बट टाइम आने पे मे बी हो सकता है वही इंफॉर्मेशन जो है वो एयरफोर्स के साथ एंड मिलिट्री के साथ भी शेयर की जा सकती है। बट मेजरली नेवी में इसका स्पेसिफिक यूज क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन बिठाई जा सके एट डिफरेंट बेसिस, जहां पे अब हमारी एक्चुअल शिप्स या वेसल जो है वो कमीशनड है, या जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं या बेसिस हैं जो बनाए गए हैं उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन को कंडक्ट कराया जा सके, यानी कि एक लिंकिंग प्लेटफॉर्म को बनाया जा सके अक्रॉस पार्टनर्स थ्रू आउट द वेरियस ओशंस, जहां पे अब आप कह सकते हो कि वेसल जो है वो कमीशनड है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो नेवी है उसकी रेडीनेस या उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अब इजीली हो पाएगा एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी ये प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। देन क्वेश्चन क्या है, डिटेल अब देख लेते हैं। द मोटो ऑफ INS अरावली इज मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि INS अरावली सपोर्ट वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेवी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात तो मैंने आपको बताई ना कि कोऑर्डिनेशन में चलेगी सबके साथ, तो मोटो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इंफॉर्मेशन सेंटर को ही एंड कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए ही इसे बनाया गया है, इस रिमोट ऑफिस को, है ना। तो उसको INS अरावली ही बोला गया। INS अरावली का एक बेसिक आइडिया है कि अरावली से इन्होंने यहाँ पर मोटिवेशन को डिराइव किया। अब अरावलीज क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। आप एक तरह से इसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ये कंपैरिजन भी ड्रॉ किया था कि हम बोल सकते हैं कि INS हिमालय भी तो बोल सकते थे, अरावली ही क्यों यूज किया। ठीक है, तो हिमालय जो है कंपैरेटिवली अभी यंग माउंटेन्स हैं एंड द रीजन इज कि अभी यंग माउंटेन्स हैं तो उनको सेटल होने में भी टाइम लगेगा, बट जो रूट्स हैं आप कह सकते हो डेवलप करने के लिए, तो थोड़ा सा इसको अब आप सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे देके देखिए कि जो अरावलीज है रिलेटिवली ओल्ड होने की वजह से उनकी विजडम, उसकी रूट्स एज कंपेरेटिवली, अगर अरावलीज को अगर हम एक पर्सन की तरह कंपेयर करते तो रूट्स की जो है या उसकी विजडम या उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिमालयाज, राइट। तो इसी वजह से इसको INS अरावली नाम दिया गया है। तो अब आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अनवेवरिंग एंड स्ट्रॉन्ग अरावली रेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना कि क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, सिंबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सब के बारे में, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। देन गैसिफिकेशन ऑफ कोल विल बी अ गेम चेंजर ड्राइव सेल्फ रिलायंस क्लीन एनर्जी। तब आप ना बोलते हो कमेंट बॉक्स में भी कि मैम आप साइंस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ा रहे हो। भाई न्यूज़ में साइंस आ रहा है तो साइंस को तो पढ़ाऊंगी ना भाई। तो चलो गैसिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास कोल जो है आप कह सकते हो कि उसको हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ड्राइव आउट करना चाहते हैं, है ना, कि कोल की यूजेज को हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर कम कर सके, क्योंकि जो पोल्यूशन लेवल कोल की वजह से कॉज होता है, क्योंकि कोल जो है अब आप थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें या मल्टीपल तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आ जाए जिससे पोल्यूशन लेवल जो है वो भी कम हो जाए, प्लस हमारे पास एक ऐसी चीज बनकर आ जाए जो जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कम है, सो हम कोल को यूज क्यों ना कर सके, करना चाहेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना, कोल को हम यूज करना चाहेंगे इन दैट सिचुएशन की कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो रहा है, एक ऑल्टरनेटिव भी मिल रहा है, पोल्यूशन लेवल भी यहाँ पर कम हो रहा है, प्लस हम सिंथेसाइज कर पा रहे हैं क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी भी क्या है, एक क्लीनर फॉर्म जिसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसिफिकेशन ऑफ कोल। तो अब क्या होता है कि कोल जो है उसको गैसेस के थ्रू, जिसमें मेजरली अगर आप कहें तो वाटर वेपर या डिफरेंट तरीके से गैसेस के थ्रू या लिक्विड्स के थ्रू पास कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उससे फॉर्मेशन होती है सिन गैस की। सिन गैस मीन्स सिंथेटिक गैस। ठीक है, यही सिन गैस की फॉर्मेशन जब होती है तो उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, इट कैन बी ऑयल रिलेटेड टू ऑयल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, गैसेस, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये वही सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
तो अगर हम कोल का यूजेज ऑल्टरनेटिवली, सिंस अब हम कोल को तो रूल आउट करने ही वाले हैं, बट कोल जो है एक मेजर मिनरल है इंडिया का, तो अगर हम उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव यूज निकालें जिससे हम अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं, तो हम उसकी प्रोडक्शन तो पक्का ही पक्का करना शुरू करेंगे। यानी कि कोल की एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे अभी तक हमने अनटैप किया हुआ था, या आप एक तरह से अनटैप्ड एनर्जी ऑफ कोल, उसको अब हम टैप इन करना चाहेंगे। तो उसी के लिए कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस को सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है, एक मिशन उसके लिए लॉन्च किया है। उसके ऊपर यहाँ पर हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको इस न्यूज़ के अंदर यही बताया गया कि 8500 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम है, जो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है एंड स्ट्रीमलाइन क्लियरेंसेज यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेज के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा लाइसेंसेज इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो एक स्केलेबल रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की तरह ये एक्ट करेगा, और इंडिया का जो अब 2047 तक डेवलप्ड इंडिया वाला प्रोसेस है या जो आइडिया है, इसको फुलफिल भी किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको कहता है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्स कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू सिनगैस। सेकंड स्टेटमेंट आपको कहती है कि अ न्यू सबसेक्टर नेम प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस लीडिंग टू कोल गैसिफिकेशन वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? पहली स्टेटमेंट तो आपको पक्का ही पक्का पता है ना, कि हमें पता है कि कोल गैसिफिकेशन से सिनगैस यानी कि सिंथेटिक गैस बनती ही बनती है। दूसरी चीज भी, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इन द ईयर ऑफ 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस लीडिंग टू कोल गैसिफिकेशन नाम का एक सब सेक्टर जो है उसे फॉर्म किया गया था या फॉर्म किया था। तो इसका एक बेसिक आइडिया यही है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम ऑक्शन करेंगे, ठीक है। ऑक्शन यानी कि आप कह सकते हो कि जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसके अकॉर्डिंगली कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस वो खुद से कंडक्ट कर सकता है। तो कोल गैसिफिकेशन जो है इट एनेबल्स कि कन्वर्ट कर सके कोल को सिनगैस के अंदर, एंड ये टेक्नोलॉजी जो है अब डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स यानी कि मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जो कि अब कोल प्रमोटिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबली जो कि अलाइन करता है इंडिया के विजन को ऑफ द डेवलप्ड इंडिया 2047 अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 8500 करोड़ की ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह यहाँ पर, ताकि प्रमोट किया जा सके कोल या लिग्नाइट की गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट पीएसयूज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो डिटेल्ड रीडिंग अब आप इसमें खुद पीडीएफ के थ्रू ले सकते हैं। मेजर पॉइंटर्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। देन इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन स्टेट। तो अब इस न्यूज में आपको क्या बोला जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज इजराइल एंड गाजा का जो अभी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है। मल्टीपल टाइम्स इजराइल को बोला गया है कि आप सीज फायर डिक्लेयर कीजिए, इजराइल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस। तो मल्टीपल नेशंस जो है अब एग्री भी कर रहे हैं कि रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए पैलेस्टीन को एज अ यू कैन से सेपरेट नेशन, है ना। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी इसी साल में जब सेशन में नहीं था जनरल असेंबली, उससे पहले एक रेजोल्यूशन को पास करने की बात की जा रही थी, जिसको अब फ्रांस ने शुरू किया था, एंड इसको को चेयर किसने किया? सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। तो उसी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए अभी कल ही जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग हुई है, एंड वोटिंग के अकॉर्डिंगली 142 ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को कि एक डिफरेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब ऐसे 4 या 5 नेशंस हैं इंक्लूडिंग इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी एंड यूएसए, जिन्होंने इसके अगेंस्ट यहाँ पर वोटिंग की है, ठीक है। तो मेजर चीज आपको यहाँ पर यही बताई गई। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोई भी नेशन यानी कि 2 नेशन थ्योरी जब भी पास करनी होती है तो उसको हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बोलते हैं। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का एक बेसिक आइडिया है कि हमने सब साम दाम दंड भेद लगाकर देख लिए हैं, बट ये लड़ाई यहाँ पर रुक नहीं रही है, ठीक है। तो अब द आइडिया इज कि हम ये 2 नेशन थ्योरी को प्रपोज करें, पास करें इस रेजोल्यूशन को, और एक नया देश यहाँ पर बना दें। यही सेम चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। कि इजराइल को उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि आप सीज फायर डिक्लेयर कीजिए, जिस पे इजराइल इज नॉट एग्रीइंग, ठीक है। तो पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर बोला गया है कि आप फटाफट से छोड़िए, जितना भी रीजन अब डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट एज अ सेपरेट नेशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है। क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई गेस आपको पता भी होगा
बट अगर नहीं पता डिस्कस करते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर डील्स विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर which concerns voting in the General Assembly? Article 5, Article 18, Article 12, Article 21. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 18. ठीक है, तो आर्टिकल 5 डील करता है कि मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट विच प्रिवेंटिव और एनफोर्समेंट एक्शन दैट हैज बीन टेकन बाय सिक्योरिटी काउंसिल मे बी सस्पेंडेड. तो ये सारी चीजें यहाँ पे सस्पेंशन की बात कर रहा है मेंबरशिप की. आर्टिकल 12 की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ही डील कर रहा है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा है. देन आर्टिकल 18 की बात करें तो वो अब वोटिंग राइट्स के बारे में या वोटिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में बात करता है, जो हमारा करेक्ट आंसर भी है. आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंट फॉर ओन सेशन या रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है जनरल असेंबली बना सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है. तो ऑल टुगेदर करेक्ट आंसर हमारे पास आर्टिकल 18 है. देन पैसिफिक लीडर्स एग्री ऑन न्यू समिट फ्रेमवर्क आफ्टर चाइना ताइवान पैक्ट्स. इसके पीछे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट की डिस्कस कर ली थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सोलोमन आइलैंड्स. ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स एंड स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया था पैसिफिक आइलैंड नेशंस के फ्रेमवर्क को, जो कि अब हमारे पास क्या है 18 मेंबर पैसिफिक आइलैंड्स फोरम. तो अब पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की जब हम बात करते हैं इट वाज फॉर्म्ड इन 1971. 18 मेंबर नेशंस जो हैं जिसमें से 9 ऐसे मेंबर्स थे, मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था जिन्होंने इसे बनाया था. तो 9 मेंबर्स और इसमें ऐड हुए, तो करंटली अगर हम देखें तो 18 मेंबर्स का ये कोलैबोरेशन है जो कि पैसिफिक नेशंस है. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. तो अब कॉन्टेक्स्ट यही था, मैंने आपको जो बताया कि सोलोमन आइलैंड जो है एक डीप एंड बहुत पुराना एलाय है ऑफ चाइना. एंड सिंस सोलोमन आइलैंड्स में इस बार ये पैसिफिक आइलैंड फोरम का समिट कंडक्ट होना था, तो इन्विटेशंस भेजने थे. तो अब रैंडमली पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का, जो कि ऑलरेडी आप कह सकते हो कि एक ऑब्जर्वर नेशन स्टेटस या आप कह सकते हो ताइवान जो है अटेंड करता था हर साल ये समिट, बट इस साल उनको इनविटेशन नहीं दिया गया, ऑटोमेटिकली उन्हें बैन कर दिया गया इस समिट से. अब सिंस यही फोरम में ताइवान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिंस वन ऑफ द यू कैन से ओल्डेस्ट अलाइज में से पैसिफिक आइलैंड फोरम के ये हैं, तो अब उन्होंने ताइवान को ना इनवाइट किए जाने पे मुद्दा उठाया था. एंड द लेटेस्ट अब आपको इन्फॉर्मेशन यही चीज बताई गई थी ना उस टाइम पे कि बिहाइंड क्लोज डोर्स मीटिंग होगी. तो वही क्लोज डोर्स की मीटिंग ने अब यही चीज बोली है कि जो सोलोमन आइलैंड्स का डिसीजन था दैट वाज वेरी रॉन्ग, एंड ताइवान जो है उसको यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए था कि एवरी मेंबर ऑफ द पैसिफिक रीजन ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर फॉर अस. एंड जो भी अब सोलोमन आइलैंड्स की वजह से हुआ वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है यहाँ पर. एंड अब हम क्या करेंगे, हम न्यू फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू समिट्स जो होने चाहिए वो बनाएंगे. ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई. ठीक है, अब इसी मूव की वजह से इट प्रॉम्प्टेड कंसर्न अमंग फेलो पैसिफिक नेशंस, जो कि मार्शल आइलैंड्स है, पलाऊ है एंड तुवालू है, जो अभी तक स्टिल रिकॉग्नाइज करते हैं ताइपी को. कि अगर आप ताइवान को बीइंग इट सिंस चाइना उस पर क्लेम करता है, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप ताइपी को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते. ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई. क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएट मेंबर ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स फोरम. एसोसिएट मेंबर्स, क्योंकि अब हम बेसिक चीजें सारी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको बता दिए थे, टोटल मेंबर्स मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है, तो अब हम एसोसिएट मेंबर्स की यहाँ पर बात करते हैं. पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के एसोसिएट मेंबर्स कौन सा इन कंट्री में से नहीं है. करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वैसे आप बाउंसर क्वेश्चन है इसको छोड़ भी सकते हो अगर नहीं भी पता, बट चलो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुवालू. तो ये रटने वाली चीज़ है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा इतना ज़्यादा हम देखें तो वो नहीं है ना, बट हम रट सकते हैं इस चीज़ को, कुछ समझने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है. तो फोरम मेंबर्स आपको पता लग गए एंड एसोसिएट मेंबर्स क्या है वो अब आपको यहाँ पर पता लग गए. Then retail inflation climbs to 2.1% in August after 9 months decline. तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये दो वर्ड्स को तोड़ के देखिए. सबसे पहला वर्ड आता है आपका रिटेल, दूसरा वर्ड आता है आपका इन्फ्लेशन. ठीक है, अब रिटेल क्या होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है. रिटेल क्या होता है कि आप हमारे जैसे लोग जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल बिजनेस में नहीं है बट एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह है, जो कि मार्केट से डायरेक्टली जाके सामान यहाँ पर खरीदते हैं, तो रिटेलर से सामान खरीदते हैं. यानी कि हम अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको यूज करते हुए कोई भी सामान को जब खरीदते हैं. ठीक है,
अब उसी सामान को खरीदने के अंदर हमारी भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब हम बोलते हैं कि फूड सप्लाईज में हम क्या क्या खरीदेंगे, ग्रोसरीज में हम क्या क्या खरीद रहे हैं। दूसरा, कई बार आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स को भी परचेज करते हैं, वो चीज़ों की अलग कैटेगरी होती है। कई बार आप बोलते हो कि हमें किचन के लिए अलग से सामान चाहिए जो कि अब हमारा फूड प्रोडक्ट में भी नहीं आता और सैनिटरी प्रोडक्ट्स में भी नहीं आता। तो इस तरीके से ऐसे बाइफर्केशंस हुई हैं। तो दैट मीन्स कि इन्हीं बाइफर्केशंस के बेसिस पे कि गवर्नमेंट ने भी ऐसी ही डिफरेंट बाइफर्केशंस देखी हैं या लगाई हैं जो कि बेस्ड है किस पे कि कंज्यूमर कितना ज़्यादा पैसा किसके ऊपर खर्च रहा है। तो इन सिंपल टर्म्स कि हमारे पास जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बात करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो हमें बता रहा है कि कौन सा कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज उस पर कितना पैसा खर्च रहा है अंडर अ मैक्रो स्केल, कि पूरे इंडिया के अंदर वो चीज़ कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल हो रही है। एक लिस्ट है उनके पास प्रोडक्ट्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली या डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली वो लिस्ट बनाई गई है। तो कितना पैसा कितना व्यक्ति या कितने लोग जो है कितने चीज़ों के ऊपर खर्च रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा डिसाइड होता है। ये हम पहले से जानते हैं बट मैंने सिंप्लीफाई किया आपके लिए। तो आप ये कह सकते हो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हमारे पास रिटेल इन्फ्लेशन निकाली जाती है। ठीक है, पहली चीज आपको ये पता लग गई। अब जो कंज्यूमर प्राइस की इंडेक्स की हमने स्पेसिफिकली बात की थी, हमने दो चीज़ें और डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि जो CPI है विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्ट्स वो टेक्निकली डिक्लाइन होता जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न हमने ये देखा था कि कंज्यूमर के जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को आया है। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि जो गवर्नमेंट है वो CPI के अंदर लिस्टिंग जो उन्होंने की है, जो फूड प्रोडक्ट्स को वो कंसिडरेशन में लेते हैं, सिंस कंज्यूमर हैबिट्स अब चेंज हो रही हैं, उनका खर्चा किसी और सामान या किसी और तरह के प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है, तो इस लिस्ट को दोबारा से प्रिपेयर किया जाएगा। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के केस में हमें सिर्फ नंबर्स देखने हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 9 months डिक्लाइन हम ये देख रहे हैं कि फाइनली थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है, यानी कि लोग जो हैं वो पैसा खर्च रहे हैं, एंड इन्फ्लेशन मीन्स कि थोड़े से हाई प्राइसेस पे भी खर्च रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा यहाँ पर CPI ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन भी उतनी ज़्यादा है, एग्जिस्ट करती है, इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट करती है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। पहली चीज़ कि 9 months के डिक्लाइन के बाद यानी कि अगस्त के अंदर 2.1 हो गया हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब वो 1.55% था जुलाई 2025 के अंदर। अब स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी के अंदर वो फ्लैट रही अगस्त के अंदर। ठीक है, कितनी हुई? 0.05% से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू 5.3% इन द अगस्त लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें। मतलब फूड प्रोडक्ट्स में या फूड की कैटेगरी में, बेवरेजेस की कैटेगरी में प्रॉपर ही कंज्यूमर हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। ये अब हमें पुष्टि मिलती जा रही है अगर हम यहाँ पर रेकरिंग तरीके से मंथ्स में देख रहे हैं। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरीज रिमेन वर्चुअली अनचेंज्ड इन 2.67% इन अगस्त 2025 एज कंपेयर टू 2.62% इन जुलाई। कि अब हम फुटवेयर सेक्टर की बात करें, 2.62% जुलाई में इन्फ्लेशन रेट था, अब वो 2.67 यहाँ पर हो गया है। हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो सेम ही हाल है, यहाँ पर 3.06% अगस्त में था, 3.03% जुलाई के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताई गई। फ्यूल एंड लाइटनिंग के ऊपर आ जाओ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन होता है तभी पैसा भी ज़्यादा खर्चा जा रहा है। फ्यूल एंड लाइटनिंग के केस में फास्टर इंक्रीज इन्फ्लेशन के अंदर देखी गई, जो कि 2.9% थी अगस्त 2025 के अंदर, एंड जुलाई के अंदर वो 1.4% थी। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन, अब हमारे पास जो 50% टैरिफ लगाए यूएसए ने कि हम जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम रशिया से धीरे धीरे अपनी ऑयल की इंपोर्ट जो है सप्लाईज कट करके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में अभी वॉर लाइक सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हो रही है। तो इन दैट सिचुएशन जो इंटरनेशनल मार्केट है हमारे पास, वहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट सिंस अब हमारे पास फ्यूल एंड लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हायर प्राइसेस पे भी लोग पैसा खर्च रहे हैं। सो दिस इज जस्ट यू कैन से कि एक्चुअली में लोग पैसा खर्चना नहीं चाह रहे हैं, बट उनकी मजबूरी है, इसी वजह से वो खर्च रहे हैं। तो तभी इसी वजह से आप हल्का सा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, उसमें राइज देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया
कि क्या जो जीएसटी के अंदर यहाँ पर कट किया गया है, जब हमारे पास 2 या 3 पहले 4 स्लैब्स हुआ करती थी, वो अब 2 रह गई है, एक स्पेसिफिक स्लैब जो 40% की सिन गुड्स के लिए लगा दी गई हैं, तो क्या ये जीएसटी के जो रेट कट हुए हैं इनकी वजह से कुछ हेल्प मिलेगी या जो सीपीआई है ये कुछ बेटर होगा या कम होगा? तो उसमें यही चीज़ बोली गई है कि वेजिटेबल्स की एंड फ्रूट्स की बात करें तो ऑल टुगेदर वो माइनस में चल रही है, ठीक है। बट धीरे धीरे करके अगर हम देखें जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, उसमें चेंजेस आने की बात हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ईज आउट हो रहा है, क्योंकि अब जो टैक्सेस है अगर रिलेटिवली वो कम हो रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों पे, मेजर चीज़ों पे कम हो रहे हैं, जो कि कंजम्पशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही सेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आने वाले टाइम में वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर जो है अगर वो लोगों की बढ़ती है एंड इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो चाहती है, तो इन दैट केस लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको कम करने की कोशिश करेगी सरकार, यानी कि परचेजिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगी सरकार। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको और ज्यादा कम कर दे, ताकि लोग जो है वो पैसा खर्चने के लिए यहां पर तैयार हो जाए। ये आपको न्यूज यहां पर कह रही है। तो क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वीकर डोमेस्टिक करेंसी कैन लीड टू अ लोअर सीपीआई। सेकंड, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 46 बेसिस पॉइंट्स इन अगस्त 2025 एज कंपेयर टू जुलाई 2025। घुमा दिया एग्जामिनर ने, हमने तो 1.55% एंड 2.1% पढ़ा था, तो बेसिस पॉइंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसी तरीके से आपके साथ ना कई बार खेल लिया जाता है तो क्वेश्चन के अंदर। तो चलो पहली स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होती है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। पहली चीज कि वीकर डोमेस्टिक करेंसी कैन लीड टू अ लोअर सीपीआई। अब सीपीआई मैंने आपको बोला था कि इन्फ्लेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी तभी तो लोग पैसा खर्चेंगे, है ना। अब डोमेस्टिक करेंसी अगर हमारी वीक है तो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था, तो हमें अगर इंपोर्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर वही प्रोडक्ट सिंस हमारी अब वीकर डोमेस्टिक करेंसी है तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली हाई होगा, है ना, कि ज्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो सीपीआई जो है वो कम कैसे होगा? लोगों को मजबूरी में पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा ना, जो किस जरूरत का सामान है अब, तो लोअर थोड़ी ना हायर सीपीआई होगा यहाँ पर। तो मतलब सपोज कीजिए कि अब आपका जो तेल है पहले वो 50-60 रुपए का आता था, ठीक है, अब वो 120-130 रुपए की एक बॉटल 1 लीटर की आती है, तो क्या आप तेल खाना छोड़ देंगे? नहीं होगा ना। तो आपको मजबूरी में इसे खरीदना पड़ेगा, बस आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। बट क्वांटिटी भी जैसे अब नमक जैसे सब्सटेंस है, अगर वो भी महंगा हो जाता तो आप नमक खाना बंद थोड़ा ना कर सकते हो। तो ऐसी सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट, बीट कोई आपका फ्यूल हो गया, लाइट हो गया, एसी की कंजम्पशन थोड़ा ना कम कर सकते हो, है ना। तो वो चीज तो वैसे एग्जिस्ट करेगी, तो लोअर सीपीआई नहीं हायर सीपीआई आउट ऑफ मजबूरी ही सही आपको खरीदना पड़ेगा उस सब्सटेंस को या उस गुड्स को या उस सर्विसेज को। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इसीलिए इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो 1.55% से 2.1% हुआ है, इसको हम 46 बेसिस पॉइंट्स पे बोल रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। सो अब सुशीला करकी सोनेन एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये सिंपल सी न्यूज़ है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। मैं लाइट रीडिंग के लिए अब आपको नहीं बोलूँगी, सिंस मेरे को वो कमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पिंच हो गया कि आप लाइट रीडिंग के लिए बोल देते हो। मैं आपको मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो शेयर कर दूंगी। तो नेपाल के अंदर हमें पता है कि अब जेनजी जो है उनका प्रोटेस्ट चला, ठीक है। तो जो ओली थे वो थे अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, है ना। तो इन दैट केस क्या सिचुएशन आ गई कि उनके ऊपर अब सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चल रही थी कि उन्होंने करप्शन किए हैं, ठीक है। कोई ऐसे फॉर्मल चार्ज अभी तक प्रेस नहीं हुआ था, तो उन्होंने करप्शन को लेकर बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें चलने लग गई एंड लोग जो है वहाँ पर भड़क गए थे हल्का सा कि करप्शन चल रही है। बट एक्चुअल जो है आग में घी डालने वाला काम किसने किया? ओली ने, जब यही सोशल मीडिया को यहाँ पर नेपाल में बैन कर दिया तो लोगों ने एकदम से प्रोटेस्ट करना, जिसमें स्पेसिफिकली जो यंगर पॉपुलेशन थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड फाइनली द पीएम ऑफ नेपाल हैड टू स्टेप डाउन। तो अब जो इंटरिम पीएम है दैट इज सुशीला करकी, जो कि फर्स्ट वुमेन पीएम है ऑफ नेपाल एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल एज वेल, है ना। तो अब ये अभी इंटरिम थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ये आई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में भी नेपाल के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे एंड उसके बाद एक नई सरकार जो है उसे बनाया जाएगा या सरकार को नियुक्त किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको न्यूज़ यहाँ पर कह रही है। थोड़ी सी उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया। आई गेस दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, बट पढ़ना चाहते हो तो चलो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। बट मुझे ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं लगता। देन इंडिया मॉरिशस टाइज डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर।
उत्तर प्रदेश सीएम। सो अब जो प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के, दैट इज नवीन चंद्र रामगूलम, वो आए इंडिया के अंदर, अयोध्या उन्होंने स्पेसिफिक विजिट किया। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके साथ गए, 1 घंटा उन्होंने राम मंदिर जो है घूमा एंड स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर या किस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं उनका ब्यौरा लिया। एंड स्पेसिफिकली अब वो इंडिया मॉरिशस के टाइज को यहाँ पर दिखा रहे हैं, सिंस अगर आप नाम पढ़ें यहाँ पर, है ना, तो वो नाम जो है आपको कल्चरल टाइज जो है मॉरिशस के साथ दिखाता है इंडिया की। तो उन्होंने यही चीज़ को पोर्ट्रे किया एंड राम मंदिर में स्पेसिफिकली उन्होंने जो है एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म जो कि ग्रैंडियर, क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करता है ऑफ द टेम्पल, उसको डिस्कस किया। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस जो है कल्चरल यूनिटी बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस को दिखाता है। दैट्स इट, और कुछ यहाँ पर न्यूज में आपको नहीं बताया गया। देन एंडिंग इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट इज द टॉप प्रायोरिटी सेज यूएस एनवॉय डेजिग्नेट। तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट तो पता है 50% टैरिफ वाला, है ना। अब आपको ये भी पता है कि 50% में से 25% जो टैरिफ रेट एक्चुअली में होना चाहिए था, बट 25% इंडिया को एक तरह से पनिशमेंट ही मिली है क्योंकि उन्होंने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है। एंड वही आइडिया जो कि यूएसए ने इनिशियली इंडिया को दिया था, हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब सिंस इंडिया जो है वो नहीं बंद कर रहा या कम कर रहा है, धीरे धीरे बंद नहीं कर रहा है रशिया से सप्लाई लेना, है ना, तो अब वो टॉप प्रायोरिटी है यूएसए की कि हम किस तरीके से वो इंडिया को ये ऑयल इंपोर्ट करने से रशिया से रोकें, बंद करें। दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब स्टेटमेंट जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा इनडायरेक्टली यही भी आई है या दिलवाई गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ही इज़ वेरी मच अपसेट विद द फैक्ट कि इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा। एंड बीइंग अ टॉप प्रायोरिटी उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया को किसी तरीके से इग्नोर ही नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत ही लार्ज स्केल लेवल पर उनके साथ बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी बिजनेस को जब हम कंडक्ट करते हैं तो हम इंडिया को इग्नोर किसी तरीके से नहीं कर सकते, बट हम ज़बरदस्ती ही सही, बट हम चाहते हैं कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दें। एक चीज़ ये हुई। दूसरी साइड पे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला, यूएसए ने, कि आप इंडिया एंड चाइना के ऊपर 100% टैरिफ रेट लगाइए जस्ट बिकॉज कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे यूरोपियन यूनियन ने यही बोला कि हम यूएसए की तरह इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे, वी बिलीव इन एक्चुअल बिजनेस। तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात इंडिया के साथ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे क्या नेगोशिएशन होती है उसी के तरीके से हम चलेंगे कि हम यूएसए के लाइंस पर यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले। एंड इंडिया का रिस्पॉन्स इसी पे यही है कि इंडिया जो है वो अपना बेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट देखेगा कि उसको कहाँ से सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं तो वो उसी को ही लेगा। ये यहाँ पर आपकी न्यूज़ कह रही है। देन विल मीट दिसंबर एफटीए डेडलाइन अश्योर्स यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर बोली है कि हम जो है इंडिया के और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है उसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर तक है एंड वील बी मीटिंग दैट डेडलाइन एंड उसके अकॉर्डिंगली उससे पहले ही चीज़ों को यहाँ पर सेटल डाउन कर लेंगे जस्ट बिकॉज वी नीड टू ट्रेड विद यू, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई। अब हिट बाय यूएस टैरिफ्स श्रिम्प इकोसिस्टम इन ट्रबल्ड वाटर्स फार्मर्स हिट हार्ड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो श्रिम्प है ना, बेसिकली श्रिम्प की कल्टीवेशन की बात करें या जो फार्मर्स हैं स्पेसिफिकली, मेजर जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी टू यूएसए। अब इंडिया के लिए भी सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट अगर हम देख रहे हैं टेक्सटाइल्स में या डायमंड्स की भी हमने डिस्कशन की थी, श्रिम्प कल्टीवेशन के लिए भी पार्ट है, हमारे फार्मर्स के लिए भी स्पेसिफिकली है। तो एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए को मेजरली होता था। अभी तो ऐसा हो रहा है कि श्रिम्प फार्मिंग के केस में सिंस श्रिम्प जो है बहुत अच्छी डेलिकेसी मानी जाती है या आप कह सकते हैं यूएसए के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में कंज्यूम की जाती है। तो सिंस अभी क्रिसमस का टाइम है या छुट्टियों का या हैलोवीन का टाइम है, तो अभी जो श्रिम्प कल्टिवेटर्स हैं उन्होंने बोला कि अभी तो हमारे पास काफ़ी बल्कि ऑर्डर्स ऑलरेडी यूएसए से आ चुके हैं, बट जैसे ही हॉलीडे सीजन ख़त्म होगा उसके बाद से अगर हम देख रहे हैं जो एडवांस बुकिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज़ बिल्कुल नेक्स्ट टू ज़ीरो। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पर पर्सन या पर इंडस्ट्री के बेसिस पे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 149 करोड़ का जो लॉस है पर पर्सन या पर इंडस्ट्री भी क्या मतलब, जैसे एक इंडस्ट्री श्रिम्प कल्टीवेशन कर रही है दूसरी कर रही है तो इंडिविजुअली 149 करोड़ जो है वो लॉस होने के चांसेस हैं। तो अब इसी तरीके से फार्मर्स भी ये बोल रहे हैं कि उनकी क्रॉप जो है वो खराब की खराब जा रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज जो है वो सीक कर रही हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको इस न्यूज में बताई है। देन नेक्स्ट, रशिया बेलारूस स्टार्ट मिलिट्री ड्रिल्स एज वेस्ट वॉचेस वॉरेली। सो अब क्या हो रहा है कि बेलारूस एंड रशिया
अब आपको कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बता रही हूँ कि रशिया ने 2-3 दिन पहले में भी एक अटेम्प्टेड था या ये गलती से हुआ, आई डोंट नो, ठीक है। तो रशिया ने एक अटेम्प्टेड अटैक ऑफ ड्रोन्स जो है वो किस पे किया था, पोलैंड पे, जिसको अब न्यूट्रलाइज तो कर दिया गया, बट पोलैंड बीइंग अ नेटो मेंबर अब वो ऑल टुगेदर अब आप कह सकते हो अपनी अलायंस में आ चुके हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद रशिया और बेलारूस ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मिलिट्री ड्रिल्स को जब उन्होंने कंडक्ट कराया तो उसको नेटो एज अ वॉर थ्रेट मान रहा है, कि उन्होंने ये बोला कि रशिया एंड बेलारूस ने इतने टाइम से अभी तक इतने ज़्यादा एग्रेसिवली मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट नहीं कराया है। दैट मीन्स कि रशिया एंड बेलारूस को एट अ वॉर लाइक सिचुएशन नेटो अलायंस यहाँ पर देख रही है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो रशिया की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि हर 4 साल बाद हम ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करते हैं, एंड ये 4 साल हो चुके थे। अब क्योंकि लड़ाई का माहौल चल रहा है डज नॉट मीन कि हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला। एंड अगर हम देखें तो जापाद करके जो है ये एक्सरसाइज जो है बेलारूस एंड रशिया ने कंडक्ट की है। अब ऑन दी अदर हैंड सिंस पोलैंड के साथ ये सिचुएशन हुई तो नेटो अलायंस की वजह से फ्रांस ने बोला है कि हम रफाल जेट भेजेंगे आपको पोलैंड को, एंड यूके जो है वो अब रशिया के ऊपर और ज़्यादा हैवी सैंक्शनिंग की यहाँ पर बात कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि फ्रांस सेड ऑन फ्राइडे इट्स डिप्लॉइंग फाइटर जेट्स इनटू पोलैंड एंड यूके अनाउंस कर रही है फ्रेश सैंक्शंस टारगेटिंग रशियाज ऑयल रेवेन्यूज एंड वॉर मशीन्स एज यूरोप्स फर्स्ट, एंड मेजर कर रही है वो स्टेप्स के रशिया के जो ड्रोन इनकर्जन हुए पोलैंड में, क्या उसका एम था टू सेंड अ सिग्नल टू मॉस्को दैट एनी फर्दर एग्रेशन वोंट गो अनचेक्ड। सिंस उसे न्यूट्रलाइज अगर कर दिया गया है कि कोई भी आगे से ऐसी हरकत हुई है तो उसको हम अनचेक यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, वी आर एट अ वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है। सो ये चीज आपको बताई गई। तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर और बताई गई थी कि नॉर्दर्न फ्लीट जो कि बेरेंट्स सी के अंदर कमीशनड है, ठीक है। नॉर्दर्न फ्लीट्स रशिया की जो है वो बेरेंट्स सी के अंदर जो कमीशनड है, उन्होंने भी इस जो एक्सरसाइज के अंदर दैट इज हमारी जापाद एक्सरसाइज के अंदर भी हिस्सा लिया। तो बेरेंट्स सी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। नेटो अलायंस का मैप मैं आपको और दिखा देती हूँ डिटेल में। दिस इज बेलारूस, दिस इज पोलैंड एंड दिस इज रशिया, ठीक है। यूक्रेन के साथ तो ऑलरेडी वॉर चल ही रही है, तो यहाँ पे कहीं पोलैंड पे रशिया के द्वारा ड्रोन अटैक जो है वो करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। देन चाइनाज न्यूएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुहियान सेल्स थ्रू ताइवान स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ताइवान स्ट्रेट जो है हमने पहले डिस्कस किया था, हमें पता है कि चाइना का ये रीजन है, ठीक है। इसके आसपास यहाँ पे ताइवान जो है, अब इसके बीच में जो एरिया है नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज इज अ स्ट्रेट। तो अब ये ताइवान है एंड दिस इज चाइना, तो इसे हम ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं। तो फुहियान जो है वहाँ अब कमीशन होने से पहले थोड़े बहुत चक्कर लगा रही थी, तो अब वो फुहियान जो है वो सेल कर रही थी थ्रू ताइवान स्ट्रेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये बताया गया न्यूज़ के अंदर। तो अब इसको आप कह सकते हो कि ताइवान एज अ थ्रेट लेकर चल रहा है, बट चाइना ने ऑन द कॉन्ट्ररी यही चीज़ बोली है कि अब यूएस के मिलिट्री शिप्स कितनी बार इसी ताइवान स्ट्रेट से पास करते हैं, तो वी हैव नॉट टेकन इट एज अ थ्रेट। तो यूएस के नेवी जो है वो भी वॉरशिप्स पास करते हैं पीरियडिकली थ्रू दिस स्ट्रेट, तो वो अब ताइवान का एलाय है, बट हमने कभी उस चीज़ पे कोई मुद्दा नहीं उठाया। बट अब अगर हम अपना कोई नया शिप अगर हमने बनाया है या अब हम उसे कमीशन करना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर हम इसे पास करा रहे हैं तो यू शुड नॉट ऑल्सो टेक इट एज अ थ्रेट, ठीक है। सो चाइना एंड ताइवान जो है स्प्लिट हुए थे इन द सिविल वॉर एंड इट वाज गिवन टू द कम्युनिस्ट जो कि पावर में थे 1949 के अंदर। अब जो डिफीटिंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वो ताइवान चली गई थी, तो इनिशियली ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट था। 1949 के अंदर अब आप कह सकते हो कि तख्ता पलट काइंड ऑफ सिचुएशन हुई, तो सिविल वॉर वाली सिचुएशन हुई, तो जो कम्युनिस्ट हैं वो पावर में आ गए 1949 में, वो चाइना को रूल करने चले गए, एंड जो हार गए थे जो नेशनलिस्ट थे वो ताइवान को भाग गए, ठीक है। तो ताइवान पे मल्टीपल क्लेम्स जो है वो चाइना इसी के थ्रू करता है, ठीक है। अब ताइवान जो है उसको जो चाइना ने ओपनली ये चीज़ बोली कि ताइवान को यूएसए ओपनली यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट भी देता है, ठीक है, डिफेंस के लिए। एंड यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड रेजोल्यूशन की भी बात करता है ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो अब यहाँ पर मिलिट्री फोर्स को अप्लाई ना करते हुए पीसफुल तरीके से चीज़ों को चलने दीजिए, ठीक है। यही एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको न्यूज़ के अंदर। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर आती है विद रिस्पेक्ट टू मैप, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने सेनकाकू आइलैंड्स की बात की थी जो कि चाइना और जापान के बीच में यहाँ पर मुद्दा है, ठीक है। तो यही आइलैंड्स के थ्रू भी
पास कराए गए, क्योंकि सिंस अब सेनकाकू आइलैंड जो है करंटली अगर हम देखें तो जापान के कंट्रोल के अंदर है, तो उनके थ्रू भी ये फुहियान जो है या उनके आसपास भी ये चक्कर लगा रहा था, ठीक है। तो अब उस पर जापान ने भी बोला है कि हमारे अगेंस्ट में यहाँ पर हो रहा है कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि चाइना तो अपना यहाँ पर मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सेनकाकू आइलैंड जो है अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ में काफ़ी फेमस रह चुका है, हमने डिस्कस इसके ऊपर भी किया था। नहीं आपको याद है तो दोबारा से जाके आप उन क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हो, वीडियो को विजिट कर सकते हो, दोबारा से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। देन इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग प्लान, ठीक है। तो ये जो बैच है ये 1800-890-3043 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, उस पर जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं। एंड sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, सेम फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिएगा, एंड कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो वो चीज़ भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे जैसे हमने आज किया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।